आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक आत्मकथा पढ़ी थी जिसका शीर्षक था कच्चा चिट्ठा। और इस आत्मकथा के लेखक ब्रजमोहन व्यास जी थे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लेखक पुरातत्व विभाग में कार्य करते थे और पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बिना किसी व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास मतलब लेखक का अपना एक विशिष्ट प्रतिभा थी, विशिष्ट कौशल था। इस पाठ में लेखक के श्रम, कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। आइए अब हम अभी तक हमने अपने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस तरह से लेखक जगह जगह जाकर पुरातत्व विभाग के लिए एक बहुत ही विशिष्ट तरह की मूर्तियों का संग्रह करके उन्हें संग्रहालय में स्थापित करते थे। आइए अब हम इस आत्मकथा का भाग 3 पढ़ते हैं। पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा था। सुरखाब का पर का मतलब होता है कि अनोखा होना, कोई विशेषता लिए होना। तो लेखक कहते हैं कि अगर इस पाठ को पढ़ने वाले पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सी विशेषता थी कि जिसकी ये मूर्ति हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस मूर्ति को मतलब जो बोधिसत्व की जो मूर्ति लेखक ने अपने संग्रहालय में स्थापित की थी उसे एक फ्रांसीसी नागरिक खरीदना चाहता था। तो लेखक इस भाग में कहते हैं कि पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर मतलब कौन सी विशेषता है। तो पाठक यह जानने के लिए उत्सुक अवश्य ही होंगे। जो 2 रुपए में मिली और 10,000 रुपए उस पर न्यौछावर कर फेंके जा रहे थे। जो मूर्ति आखिर तो मुझे 2 रुपए में मिली थी और मुझे और एक फ्रांसीसी नागरिक उसे 10,000 रुपए में खरीदना चाहता था। संभव है कि वे सोचते हो कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं, परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पग आगे बेसिर पैर की है। बात ऐसी नहीं है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में से एक है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी मूर्ति है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ऐसा लेख उस मूर्ति के पदस्थल पर उत्कीर्ण है। लेखक कहते हैं कि यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में से एक थी जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी थी। यह मूर्ति कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी और ऐसा उस मूर्ति के पदस्थल पर लिखा हुआ है। इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया और नए सिरे से फिर मुंह खून में लग गया। लेखक कहते हैं कि इस मूर्ति के प्राप्त कर लेने से मेरा दिल मतलब मेरा जो साहस था वो दूना मतलब वो और भी ज्यादा बढ़ गया और नए सिरे से फिर मुंह में खून लग गया मतलब अब मुझे इस तरह की मूर्तियों प्राप्त करने का फिर से मुझे अब और ज्यादा शौक हो गया। शेर तो रोज मिलता नहीं पर चीतल सांभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। मतलब यहाँ पर शेर चीतल सांभर की तुलना लेखक ने उस मूर्ति से की है और उस मूर्ति को शेर की उपाधि देते हुए कहा है कि शेर तो रोज मिलता नहीं पर चीतल सांभर तो हर बार मिलते। मतलब इस तरह की मूर्तियां तो कभी मिलती ही नहीं लेकिन छोटी छोटी मूर्तियां तो मिलती ही रहती हैं। शेर की केवल आशा मात्र रहती है परंतु इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है कि शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। अनुप्राणित रहता है कि मतलब होता है प्रेरित रहता है। अनुप्राणित का मतलब प्रेरित होना होता है। तो लेखक कहते हैं कि इस मूर्ति के मिलने से मुझे और भी अच्छी मूर्ति को प्राप्त करने का शौक और भी ज्यादा बढ़ गया था। शेर तो मतलब इस तरह की मूर्तियां तो बहुत कम मिलती हैं लेकिन इससे कम मतलब छोटी मूर्तियां तो अक्सर मिलती ही रहती हैं और बड़ी मूर्ति मिलने की केवल आशा ही रहती है। लेकिन इसी आशा से प्रेरित होकर शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। मतलब इस तरह की मूर्तियों को ढूंढने के लिए मैं अब तरह तरह और विभिन्न विभिन्न गांवों में जाकर उनकी तलाश करता रहूंगा। सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे। मेरे परम मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। लेखक बताते हैं कि सन 1938 की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक का पुरातत्व विभाग अब कौशाम्बी जिले में श्री
श्री मजूमदार की देखरेख में वहां पर खुदाई कर रहा था। और उस समय वहां के डायरेक्टर के.एन. दीक्षित वहां के जनरल डायरेक्टर हुआ करते थे, जो कि लेखक के परम मित्र थे और उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और हमेशा ही उसके लिए कार्य करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते थे। और वह साधु प्रकृति के तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे। हाकिम का मतलब होता है शासक ठहरे। तो जो वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल थे के.एन. दीक्षित, तो वो साधु प्रकृति के तो थे ही, लेकिन आखिर बड़े हाकिम मतलब बड़े शासक ठहरे। रौब उनका बहुत ज्यादा था, जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है, वहां किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमत का एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा लेना चाहते थे। लेखक बताते हैं कि वहां पर जब खुदाई चल रही थी तो वहां के जो डायरेक्टर थे श्री मजूमदार, उन्हें पता चला कि वहां पर किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमत का एक भारी शिलालेख है और अब वह उसे प्राप्त कर लेना चाहते थे। तो जो गांव के एक जमींदार गुलजार मियाँ ने, जिनका गांव में दबदबा था, ऐतराज किया। जब श्री मजूमदार उस भद्रमत के शिलालेख को लेना चाहते थे, जो वहां तो उस गांव के जो जमींदार थे, जिनका नाम गुलजार मियाँ था, जिनका गांव में बहुत ज्यादा दबदबा था, उन्होंने उस पर ऐतराज किया, मतलब उस पर आपत्ति जताई। गुलजार मियाँ ने हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था। लेखक कहते हैं कि जो गुलजार मियाँ थे वो लेखक को बहुत मानते थे और लेखक भी उनकी बहुत ही ज्यादा सहायता करते थे। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। मैंने उनके भाई दिलदार मियाँ को म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गांवों से पाषाण मूर्तियां, शिलालेख इत्यादि देते थे। पाषाण मूर्तियां मतलब होता है पत्थर की मूर्तियां। तो लेखक कहते हैं कि चूंकि गुलजार मियाँ को उस गांव में मजूमदार के पास वो भद्रमत का जो भारी शिलालेख था उसे देने में उनमें आपत्ति हो रही थी। और जो गुलजार मियाँ थे वो लेखक के बहुत अच्छे मित्र थे और लेखक भी उनकी बहुत तरह तरह से सहायता करते थे और इन दोनों की जो भक्ति थी वो भी स्वार्थ की तरह ही थी। लेखक ने उनके भाई को म्यूनिसिपैलिटी में एक चपरासी की नौकरी दिलवाई थी और उसके बदले में गाँव के जमींदार गुलजार मियाँ उनकी हर तरह से सहायता करते थे और वे उन्हें आसपास के गांवों से पत्थर की मूर्तियां और शिलालेख इत्यादि देते रहते थे। मजूमदार साहब ने जब उसे जबरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमदा हो गए। फौजदारी पर आमदा हो गए मतलब वो कानून से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। तो जब मजूमदार साहब उस भद्रमत के शिलालेख को जबरदस्ती मतलब जिद करके उसे उठवा लेना चाहते थे, जो गाँव के जो जमींदार थे वह अब कानून व्यवस्था से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। वो बोले, यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपए का बिक चुका है। अगर बिना व्याजी के पूछे कोई इसे उठवेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। तो जो वहाँ के जो जमींदार थे वो मजूमदार साहब से कहते हैं कि यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपए का बिक चुका है और अगर व्याजी मतलब जो लेखक है उनसे बिना पूछे अगर कोई इसे लेगा तो उसके हाथ पैर को तोड़वा देंगे। अब जो मजूमदार साहब ने पश्चिम सरीरा के थाने में रपट की कि किसी की कुछ नहीं चली, तो जो मजूमदार साहब थे उन्होंने पश्चिम सरीरा वहाँ की एक जगह का नाम है, तो वहाँ के थाने में रिपोर्ट की लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। गुलजार मियाँ ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इस सबकी रिपोर्ट नॉन मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली भेजी। इसका मतलब है कि जब गुलजार मियाँ ने उस शिलालेख को मजूमदार साहब को नहीं दिया तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट दीक्षित साहब को दिल्ली लिखकर भेजी और उसमें उन्होंने और भी बातें बढ़ा चढ़ाकर लिख दी। नॉन मिर्च लगाकर मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था उसने करवट ली। वैसे तो जो दीक्षित साहब थे वो बहुत ही ज्यादा साधु प्रकृति के संत महात्मा प्रकृति के थे, लेकिन उनके भीतर का जो शासक था अब वो बाहर सामने आ रहा था। एक दिन दीक्षित साहब का अर्ध सरकारी पत्र मुझे मिला जिसका आशय था कि कौशाम्बी से मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियाँ भद्रमत के एक शिलालेख को देने में आपत्ति कर रहा है और आमदा फौजदारी है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित है।
लेखक कहते हैं कि एक दिन उन्हें दीक्षित साहब का एक पत्र मिला, जिसमें उसमें लिखा था कि कौशाम्बी से उनके पास एक रिपोर्ट आई है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके उस उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियाँ ने भद्रमत के एक शिलालेख को देने में आपत्ति जताई है और वह न्याय व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार है। और उस पत्र में यह भी लिखा था कि वो इस मामले को अब बढ़ाना नहीं चाहते हैं और यह कहे बिना भी अब वह नहीं रह सकते कि अगर सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित, मतलब सरकारी कार्यों में आपका हस्तक्षेप गलत है। खैर, यहाँ तक तो खून का घूंट किसी तरह पिया जा सकता था, पर इसके आगे उन्होंने लिखा, यदि यही आपका रवैया रहा तो यह विभाग आपके कामों में वह सहानुभूति ना रखेगा जो उसने अब तक बराबर रखी है। और लेखक कहते हैं कि आगे के पत्र में उन्होंने यह चुनौती दी थी और आगाह किया था कि यदि आपका रवैया, आपका बर्ताव इसी तरह का रहा तो यह विभाग आपके कामों में अब सहानुभूति नहीं रहेगा। एक मित्र से ऐसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई। लेखक कहती हैं जब उनको के.एन. दीक्षित जी का जो पत्र मिला था तो उस पत्र को पढ़कर उनके बदन में आग लग गई, मतलब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर किसी की भी अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है, वरुणास्त्र से पानी पानी हो जाता हूँ। ये आग्नेय अस्त्र और वरुणास्त्र ये दो तरह के शस्त्र हुआ करते थे। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे पत्र को पाकर मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। मैं सबको सहन कर सकता हूँ पर किसी के अकड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है और वरुणास्त्र से मैं पानी पानी हो जाता हूँ। मैंने तुरंत दीक्षित जी को उत्तर दिया, जो थोड़े में इस प्रकार था कि मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। मतलब मैं आपके पत्र और उसमें जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ था उसका मैं घोर प्रतिवाद करता हूँ, मतलब मैं उसका उत्तर देता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है वह नितांत असत्य है कि उस पत्र में मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा है वह झूठ है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे या ना रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्रमत के शिलालेख को 25 रुपए का खरीदा है, पर आपके विभाग से विशेषकर आपके होते हुए झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपए देकर ले ले, मैं गुलजार को पत्र लिख दूंगा। इसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र आया जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पत्र के लिए खेद प्रकट किया और विभाग की उपेक्षा जो मैंने की थी उसे पी गए और बात खत्म हो गई। लेखक बताते हैं कि जब उन्हें के.एन. दीक्षित जी का जो पत्र लिखा था उसके जवाब में लेखक ने उन्हें पत्र लिखा कि मैं आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है मैं उसका घोर विरोध करता हूँ और आपने मेरे संबंध में जो कुछ भी लिखा है वह झूठ है। मैंने किसी को उकसाया नहीं है। मैं आपसे यह कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति रहे, आप मेरी मदद करें या ना करें, मेरा जो प्रयाग संग्रहालय है वह निरंतर उसकी वृद्धि होती ही रहेगी। और इस संग्रहालय ने इस भद्रमत के शिलालेख को 25 रुपए में खरीदा है, लेकिन आपके विभाग से और विशेषकर आपके होते, मतलब वो लेखक के बहुत अच्छे मित्र थे, तो आपके होते मैं आपसे झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उस शिलालेख को खरीदना चाहते हैं तो आप 25 रुपए देकर उस शिलालेख को खरीद ले। मैं वहां के जो जमींदार गुलजार जी को एक पत्र लिख दूंगा। हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से लेखक और वहां के के.एन. दीक्षित के बीच वहां के एक शिलालेख को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। अब इस आत्मकथा का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।